अ ई उण सूत्र पर देख रहे हैं हम। अ ई उ इस क्रम से वर्णों को उपदेश करके अंत में आचार्य नकार इत संजक कर रहे हैं प्रत्याहार के लिए। तस्य ग्रहणं भवति एकेन उरन रपर इति अकारेण ह्रस्वम वर्णम प्रयोगे संवृत। ये प्रथम पंक्ति हमने अभी पढ़ी थी। तस्य ग्रहणं भवति एकेन उरन रपरः इति अकारेण। अभी तक जो चर्चा हुई है वो अ ई उ इस क्रम पर हुई कि ये क्रम हमें विवक्षित ही है, ऐसा ही क्रम होना चाहिए, है ना। इस क्रम को अन्यथा नहीं कर सकते, इसलिए आचार्य ने ये क्रम विवक्षित है यही दिखाने के लिए यहाँ पे इत्यनेन क्रमेण इन शब्दों का प्रयोग किया है ना। ये क्रम क्यों विवक्षित है? अगर ये क्रम नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देवनिधि जी बताओ। अगर क्रम नहीं रखेंगे तो जो हलंत्यम सूत्र है उससे इस संज्ञा की कार्य नहीं होगी और प्रत्याहार नहीं बनेंगे। ये बात तो नहीं बोली थी यहाँ पे। ये तो सबके लिए है। ये तो आप जो प्रयोजन बता रहे हो ना, ये तो अगर वर्णों का हम प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा उपदेश नहीं करेंगे, अगर हम सारे प्रत्याहार सूत्रों को नहीं बनाएंगे तो क्या समस्या आएगी, वो बता रहे हो आप। कि अगर हम प्रत्याहार सूत्रों को ना बनाएं और वर्णों का उपदेश इस क्रम से ना करें तो समस्या ये हो जाएगी कि हम हलंत्यम सूत्र की प्रवृत्ति कहाँ कराएंगे, और हलंत्यम नहीं करा सकेंगे तो आदिरंत्येन संहिता सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा और फिर अच अकादि संज्ञाएं नहीं बन सकेंगी। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे 14 सूत्रों को बनाने का प्रयोजन है। अभी केवल अ ई उण सूत्र पे बात की जा रही है कि अ ई उण सूत्र के अ ई उ इस क्रम को भी हमें बिल्कुल ऐसे का ऐसे रखना है। ठीक है, एज इट इज रखना है, नहीं तो क्या समस्या होगी वो पूछा जा रहा है। क्योंकि अयुण का अर्थ करते समय आचार्य ने लिखा है ना, काशिकाकार जयादित्य आचार्य जी लिख रहे हैं अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्य। तो इत्यनेन क्रमेण क्यों बोला उन्होंने? योगिता जी। अण ग्रहण करने में तीनों का ग्रहण होगा, हो जाए और इन ग्रहण करने में अकार का ग्रहण न हो और उन ग्रहण करने में इकार और उकार का ना हो, आकार का हो जाए। ध्यान से बोलो। उक ग्रहण करने में अकार इकार का ग्रहण ना हो, ऐसा चाहिए। और ऐसा कब संभव होगा? जब हम अ ई उण इसी क्रम में इन वर्णों को रखेंगे तभी ऐसा संभव हो सकेगा। इसलिए ये क्रम विवक्षित है। ठीक है, अ ई उ इन वर्णों के उपदेश का ये क्रम हमें विवक्षित है, अर्थात अभिष्ट है, चाहिए। तो इसलिए इत्यनेन क्रमेण लिखा था। फिर अग्रिम शब्द लिखा था यहाँ पे वर्णान। ये वर्णान क्यों लिखा था आप बताओ देवकांति जी। वर्णान किस बात को स्पष्ट करने के लिए लिखा है? वर्णान मतलब यहाँ पे जहाँ अ ई उण, तो यहाँ पे ये संदेह होता है, यहाँ पे तो कार प्रत्यय जैसे वर्णात कार से कार प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे कार प्रत्यय नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ण, यहाँ पे संदेह होता है कि ये वर्ण है या फिर वर्ण का छाया मात्र है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए कि वर्णान शब्द का ग्रहण किया गया है। ये स्वतंत्र वर्ण है, ये बताने के लिए आचार्य ने वर्ण ग्रहण का उपदेश किया। शंका क्यों हो सकती थी किसी को कि ये वर्ण है कि नहीं है? शंका क्यों हुई? कि वर्णात्कार से वार्तिक से कार प्रत्यय आता है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर ये स्वतंत्र वर्ण है तो कार प्रत्यय क्यों नहीं हो रहा है ना? ये जिज्ञासु को शंका हो गई कि अगर ये स्वतंत्र वर्ण है, विशुद्ध वर्ण है ये, तब तो यहाँ पे कार प्रत्यय सुनाई पड़ना चाहिए था, लेकिन कार प्रत्यय तो सुनाई नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब शायद ये कहीं संधि अक्षरों में जैसे एकार आदियों में वर्णयिक देश अकार इकार आदि होते हैं, ऐसे ये वर्णयिक देश मात्र तो नहीं है कहीं।
है ना। कहीं स्वतंत्र वर्णों की छाया मात्र का अनुकरण करने वाले ये वर्णयिक देश के रूप में तो प्रयोग नहीं हो रहे हैं, ये किसी को शंका हो सकती थी। ठीक है, तो उसका उत्तर देने के लिए स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये वर्ण है, विशुद्ध वर्ण है। ठीक, तो इतना तो पता चला वर्णान कहने से। लेकिन जिज्ञासु के जो मन की शंका थी कि अगर ये स्वतंत्र वर्ण है तो कार प्रत्यय होना चाहिए, ये समस्या तो बनी हुई है ना अभी। इसका क्या उत्तर दिया आप बताओ देव प्रतिज्ञा जी। जिज्ञासु के मन में जो शंका थी ना कि अगर ये विशुद्ध वर्ण है तो इनसे कार प्रत्यय तो होना चाहिए, है ना, वो शंका तो अभी भी बनी हुई है। चलो ये बात तो स्पष्ट हो गई आचार्य जयादित्य जी के वाक्य से कि वर्णानुपदिश्य उन्होंने बोल दिया। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि आपकी शंका ठीक नहीं है, ये विशुद्ध वर्ण ही है, वर्णयिक देश नहीं है। इतना तो हमें पता चला वर्णान उपदिश्य ऐसा कहने से। लेकिन फिर भी जिज्ञासु का प्रश्न तो बना हुआ है ना कि अगर ये शुद्ध वर्ण है तो वर्णात्कारः वार्तिक क्यों नहीं लगता है, कार प्रत्यय क्यों नहीं होता है यहाँ पर। उसका उत्तर बताओ, आप बताओ। क्योंकि रोगाख्यायाम नुल बहुलम, इससे बहुलम की अनुवृत्ति लेकर के बहुल करके जिस पक्ष में कार प्रत्यय नहीं होगा तो उस पक्ष में अ इ उण ये सूत्र का स्वरूप बन जाएगा। न्यासकार ने ऐसा वो दिया है ना समाधान। क्या समाधान दिया न्यासकार ने रोगाख्यायाम कि वर्णात्कारः वार्तिक से कार प्रत्यय हमेशा वर्णों से होता ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पे रोगाख्यायाम नुल बहुलम सूत्र से बहुल की अनुवृत्ति है, तो बहुल करके होता है, कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। तो हम यहाँ बहुल वचन से कार प्रत्यय का अभाव समझ लेंगे। अ इ उन सूत्र में अकार इकार उकार उकारण ऐसा सूत्र नहीं बनाया आचार्य ने, है ना। अ इ उ बिना कार प्रत्यय के सुनाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुल वचन के सामर्थ्य से ऐसा समझ लेंगे। न्यासकार ने ये समाधान दिया था और पद्मंजरीकार ने भी एक समाधान दिया था। क्या कि निर्देशस्य वर्णात् कार प्रत्ययो भवति। निर्देशे निर्देशे रोगाख्यायाम नुल बहुलम सूत्र में ही एक और वार्तिक पढ़ा है, इक्ष्टिपौ धातु निर्देशे। उस वार्तिक से हम प्रकृत वार्तिक में वर्णात्कारः इस वार्तिक में किस पद की अनुवृत्ति ले आएंगे। निर्देशे हाँ बोलो, फिर अर्थ बोलिए। निर्देशे पद की अनुवृत्ति ले आएंगे तो अर्थ क्या बन जाएगा। निर्देशे अर्थे वर्णात् कार प्रत्ययो भवति। प्रयोग स्थल जहाँ पे निर्देशे वर्तमानाद् वर्णात्, अर्थात वर्णस्य निर्देशकात्, वर्णस्य प्रतिपादकात्, वर्णस्य निर्देशकात्, वर्णस्य प्रातिपदिकात् नहीं, वर्णस्य प्रतिपादकात्, वर्णस्य प्रतिपादकात् कार प्रत्ययो भवति। ठीक है, जो किसी वर्ण विशेष के निर्देशक होते हैं उनसे कार प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे किसी शब्द में हम बता रहे हैं कि लृतक इत्यत्र योऽयं ऋकारः। ठीक है, तो अब हम लृतक इस शब्द में जो री है उसको निर्दिष्ट करने के लिए फिर से री बोल रहे हैं ना, तो यहाँ कार होगा। लेकिन अ इ उ ऐसी में इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी शब्द विशिष्ट के किसी व्यक्ति विशिष्ट को निर्दिष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो सारे के सारे व्यक्ति निर्दिष्ट करने हमें अभिष्ट हैं। ठीक, तो पद्मंजरीकार ने समाधान दिया था, निर्देशे इति अनुवृत्तेः यस्य उच्चार्यमाणस्य प्रयोगस्थः वर्णो निर्देश्यः प्रतिपाद्यः। जिस उच्चार्यमाण का प्रयोगस्थ वर्ण निर्देश्य होता है, तस्माद् वर्णाद्, उस वर्ण से, अर्थात वर्ण का अर्थ क्या कर दिया था, वर्ण से प्रतिपादकात्, वर्ण के प्रतिपादक से कार प्रत्यय होता है। और यहाँ पे हमें ऐसा करना अभिष्ट नहीं है, किसी भी प्रयोगस्थ वर्ण का निर्देशन विशेष करना अभिष्ट नहीं है। अत्र तु आनुपूर्वी संपादने एव तात्पर्यम, यहाँ तो केवल हमें आनुपूर्वी दिखानी है, इसलिए कार प्रत्यय नहीं हुआ। ठीक, इतना हमने पढ़ा था कल। अब आगे देखते हैं।
देखिए प्रथम पंक्ति ही चल रही है अभी। अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान् उपदिश्य अन्ते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम, ऐसा कहा था ना। अन्ते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम, अंत में नकार को इत संजक कर रहे हैं प्रत्याहार के लिए। पद्मंजरीकार को देखिए, अंत पे लिख रहे हैं यद्यपि नकारस्य पूर्वोत्तर वर्णापेक्षया मध्य भाव, कि ये यद्यपि जो नकार है उसको हम पूर्व और उत्तर दोनों वर्णों की अपेक्षा से देखें तो उसका मध्य भाव है, क्योंकि नकार के बाद भी तो रील ऋक आदि वर्ण आ रहे हैं ना। अ इ उण, अ इ आ आदि की दृष्टि से देखें तो नकार अंत में है। अ इ उण इस समुदाय की दृष्टि से ही देखें केवल तो नकार अंत में है, लेकिन आगे रील ऋक आदि भी आ रहे हैं, उनकी दृष्टि से देखें तो फिर वो बीच में है। ठीक है, तो यही लिखा है यद्यपि नकारस्य पूर्वोत्तर वर्णापेक्षया मध्य भावः, यद्यपि नकार का पूर्वोत्तर वर्णों की अपेक्षा से तो मध्य भाव है, तथापि पूर्वापेक्षम अंत्यत्वम अस्त्येव, लेकिन इससे पहले जो वर्ण हैं उनकी अपेक्षा तो ये इसका अंत्यत्व है, ये अंत में है। हलन्त्यम इत्यत्र ही अंत्यत्वम आश्रितम न मध्यत्वम प्रतिषिद्धम, और हलन्त्यम इस सूत्र में क्या चाहिए हमें, अंत्यत्व चाहिए, अंत्यत्व का वहां आश्रयण किया है, लेकिन साथ में ही उस सूत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मध्यत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अ इ उण में नकार का किन्हीं वर्णों की दृष्टि से अंत्यत्व है और किन्हीं वर्णों की दृष्टि से मध्यत्व भी है, तो जिन वर्णों की दृष्टि से अंत्यत्व है केवल उसी भाव को हम आश्रित कर लेंगे, मध्यत्व का प्रतिषेध तो किया नहीं है, तो अन्य वर्णों की दृष्टि से भले ही मध्यत्व रहे उससे कोई हानि नहीं है, वो कोई हमारे कार्य में बाधा नहीं पहुंचाएगा। तो हलन्त्यम इत्यत्र ही अंत्यत्वम आश्रितम न मध्यत्वम प्रतिषिद्धम, तच्च अंत्यत्वम अस्त्येव, और वो अंत्यत्व है ही, तच्च अंत्यत्वम अस्त्येव मध्यत्वम तु सदपि अनाश्रितत्वाद् अकिंचित्करमिति भावः, मध्यत्वम तु सदपि अनाश्रितत्वाद्, मध्यत्व तो होता हुआ भी चूंकि अनाश्रित है, हलन्त्यम इस कार्य के करने में अनाश्रित है ना, इसलिए अकिंचित करम, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो ना हमें कोई लाभ पहुंचा रहा ना हमारी कोई हानि कर रहा, तो वो रहे कोई बात नहीं है। न्यास में वापस आ जाइए, पहले हम न्यास से पढ़ेंगे फिर हम पद्मंजरीकार को देखेंगे। न्यास को हमने कहाँ तक देख लिया था, कार प्रत्यस्तु रोगाख्यायाम नुल बहुलम इत्यत्र उपसंख्यायते तेन बहुलवचनात् सत्यपि वर्णत्वेन भवति इति भावः। ठीक ना, यहाँ तक देख लिया था। अब देखिए आगे कहते हैं नकारस्य पूर्वोत्तर वर्णान्तः पातित्वात् मध्य भावः, नकार का मध्य भाव है, क्यों, पूर्वोत्तर वर्णान्तः पातित्वात्, क्योंकि पूर्व और उत्तर वाले वर्णों के बीच में गिरा हुआ है, वो माने बीच में रखा गया हुआ है, बीच में पढ़ा हुआ है, इसलिए नकार का पूर्व और उत्तर वाले वर्णों का अंतःपाती होने के कारण क्या है, मध्य भाव है। ये पता चल गया ना मध्य भाव कैसे है, क्योंकि रील ऋक आदि से पहले पढ़ा हुआ है, आयु आदि के बाद में पढ़ा हुआ है, तो मध्य भाव है। अतः न अंत्यत्वम, तो इसका अंत्यत्व तो है नहीं, और अंत्यत्व नहीं है तो अतः इत संजया न भवितव्यम, हलन्त्यम सूत्र से इसकी क्या नहीं हो पाएगी फिर, और सूत्र प्रथम पंक्ति में तो कहा है नकारम अंते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम, अंत में नकार को इत संजक कर रहे हैं प्रत्याहार के लिए, तो ये तो अंत्य है नहीं, पूर्वोत्तर दोनों की दृष्टि से देखेंगे तो अंत्य नहीं है, तो इसकी इत संज्ञा भी हलन्त्यम सूत्र से होने वाली नहीं है। तो फिर आचार्य के ये वचन कि अंते नकारमितम करोति, इनको कैसे संगत करें, ठीक है, ये प्रश्न है। तो जब जिज्ञासु ने ये कहा कि नकार पूर्वोत्तर वर्णान्तः पाति त्वात् मध्य भावः नान्त्यत्वम अतः इत संज्ञया न भवितव्यम, तो समाधाता ने पूछा कि अथापि कथंचित अंत्यत्वम स्यात्, कि अगर किसी तरह से इस नकार का अंत्यत्व हो जाए तो, क्या पूछा, अगर किसी तरह से हम इस नकार को
अंत्यवर्ण मान सकें तो न्यासकार कहते एवमपि वक्ष्यमाणेन न्यायेन अप्रधानत्वाद् यथा तत्र अच् कार्यम् अस्य न भवति तथा इत संज्ञापि न भवेदिति यस्य भ्रान्तिः स्यात् तं प्रति अन्त इति उक्तम् इतमिति च। एवमपि किसी तरह से इसका अंत्य तो हो भी जाएगा तो भी एवमपि इस प्रकार से भी वक्ष्यमाणेन न्यायेन, आगे एक न्याय हम कहने जा रहे हैं, उस न्याय के अनुसार अप्रधानत्वाद्, अप्रधान होने के कारण से यथा तत्र अच् कार्यम अस्य न भवति, जैसे इसको अच् कार्य नहीं होते। किसको? नकार को। किसको? नकार को। आगे एक प्रश्न करेंगे ना, जैसे ही ये अयोन रील रिक ए ओंग अयोच को बता चुके होंगे, फिर वहाँ एक प्रश्न करेंगे कि ये जो नकार आ गया बीच में, ककार आ गया, अ ई उन का नकार, रील रिक का ककार, ए ओंग का गकार, ये भी तो अच के बीच में ही आ रहे हैं। तो जो अचों को कार्य होते हैं वो इनको भी होने चाहिए। पढ़ चुके हो आप तो काशिका में, है ना। जैसे उनादयो बहुलम में उण है तो नकार को भी अच माने यदि, तो ई को यणची लग करके उकार को वकार होना चाहिए। ऐसे पढ़े होंगे ना आपने प्रयोजन, है ना, कि अचकारी क्यों नहीं होते। वही कह रहे हैं कि वहां पे उत्तर देते समय आपकी एक कारिका ही आएगी ना अभी 2-3 सूत्रों बाद। प्रत्याहार्य अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न आचाराद अप्रधानत्वाद लोपश्च बलवत्तरः। तो इसमें ये दूसरा हेतु प्रधानत्वाद दिया है ना, इसी को उद्धृत कर रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ प्रधान और अप्रधान दोनों को कार्य प्राप्त हो तो किसको हो जाता है? प्रधान को हो जाता है। प्रधान अप्रधानयो हो प्रधाने कार्य संप्रत्यय, यह परिभाषा है ना, क्या है बोलिए? प्रधाना प्रधानयो हो प्रधाने कार्य संप्रत्यय। तो अ ई उन आदि वर्णों में प्रधानता अ ई उ आदि की है, नकार आदि की प्रधानता नहीं है, इसलिए उनको अच कार्य नहीं होते। ये एक समाधान दिया है ना वहां पे, उसी को स्मरण करवा रहे हैं न्यासकार कि एवमपि, अगर कहीं किसी तरह से हम इस नकार का अंत्यत्व कर भी लें तो एवमपि वक्ष्यमाणेन न्यायेन अप्रधानत्वाद, फिर भी वो इसका अंत्यत्व कैसा होगा? अप्रधान होगा। प्रधान अंत्यत्व तो हल के ल का है। फिर इस दृष्टि से देखें तो अ ई उन रील रिक ए ओंग यौच सारे पढ़ दिए और फिर अंत में हल बोलेंगे तो प्रधान अंत्यत्व तो किसका है? हल का है। अ ई उन के नकार को अगर हम अ ई उ की दृष्टि से अंत्य कह भी दें तो चूंकि अन्य वर्णों की दृष्टि से तो वो अंत्य नहीं है, रील री आदि की दृष्टि से तो मध्य भाव ही है ना उसका, तो इसलिए जो अ ई उन के नकार का अंत्यत्व है या रील रिक के ककार का अंत्यत्व है वो अप्रधान रहेगा। प्रधान अंत्यत्व तो किसका रहेगा? हल्के लकार का रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि वक्ष्यमाण न्याय से, ठीक है, वक्ष्यमाण न्याय कौन सा? प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्ये संप्रत्ययः। इस न्याय से उसको हम अंत्यमान के कार्य नहीं कर सकेंगे। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे हम पंक्ति को, पहले इसको फिर से देखिए। एवमपि वक्ष्यमाणेन न्यायेन अप्रधानत्वाद् यथा तत्र अच् कार्यम अस्य न भवति, फिर भी वक्ष्यमाण न्याय से अप्रधान होने के कारण यथा तत्र अच् कार्यम अस्य न भवति, जैसे इस नकार को अच् कार्य नहीं होते हैं, तथा इत संज्ञापि न भवेद, वैसे ही इसका अंत्यत्व भी गौण हो गया। ठीक है, हलंत्यम जो काम करे वो मुख्य इत अंत्य में करे, जहाँ पे मुख्य रूप से हमें अंत्य इत संज्ञक प्राप्त हो रहा हो हल, वहां पे हलंत्यम काम कहाँ पे करेगा? जहाँ मुख्य रूप से अंत्य हल मिल जाए हमें, वहां तो हलंत्यम काम करे। लेकिन ये तो गौण अंत्य हो गया, ये अयुण का जो नकार है ये गौण अंत्य हल हो गया, इसलिए यहाँ पे काम हलंत्यम नहीं करेगा और इत संज्ञा नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा किसी जिज्ञासु को शंका हो सकती है। इति यस्य भ्रांति स्यात्, ऐसी जिसको भ्रांति हो जाए, तम प्रति, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसकी भ्रांति का निराकरण करने के लिए आचार्य ने अन्ते इति उक्तम, अपने
पंक्ति में अपने सूत्रार्थ में अयुण का सूत्रार्थ करते समय क्या बोल दिया है? अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्य अन्ते। ठीक है, अन्ते ये स्पष्ट रूप से बोला है, तो आचार्य के कहने से क्या हो जाएगा कि ये अंत्य ही है। ठीक है, तम प्रति अंत इति उक्तम इतम इति च, और अंत्य भी बोला कि ये अंत्य ही है, इसका अंत्यत्व स्वीकार्य होगा नकार का, और ये इत संज्ञक भी होगा ही। ठीक है, इसकी इत संज्ञा भी हो ही जाएगी। फिर कोई कहे कि कैसे हो जाएगी, ये तो मध्य भी तो है ना जो हमने कहा था, तो उसका उत्तर देखिए आगे। यद्यपि पूर्वोत्तर वर्ण अपेक्षया अस्य मध्यम भाव है, यद्यपि पूर्वोत्तर वर्णों की अपेक्षा से इसका मध्य भाव है, तथापि पूर्व वर्णापेक्षया अंत्यत्वमस्त्येव, फिर भी पूर्व वर्ण की अपेक्षा इसका अंत्यत्व ही है। सती च तस्मिन् अप्रधानस्य अपि इत संज्ञया भवितव्यम उपदेश सामर्थ्यात्। सती च तस्मिन्, और उसके होने पर। ठीक है, सती च तस्मिन् अप्रधानस्य अपि इत संज्ञया भवितव्यम। सती च तस्मिन् माने कस्मिन्? अंत्यत्वे। पहली पंक्ति देखिए, तथापि पूर्व वर्णापेक्षया अंत्यत्वम अस्त्येव, पूर्व वर्ण की अपेक्षा, भले ही, यद्यपि पूर्वोत्तर वर्णापेक्षया अस्य मध्यम भावः, पूर्वोत्तर दोनों की दृष्टि से देखेंगे तो भले ही इसका मध्यम भाव है, तथापि लेकिन फिर भी पूर्व वर्णापेक्षया अंत्यत्वम अस्त्येव, पूर्व वर्णों की अपेक्षा से तो इसका अंत्यत्व है ही। सती च तस्मिन्, और उस पूर्व वर्णों की अपेक्षा से इसका जो अंत्यत्व है उसके होने पर, अप्रधानस्य अपि संज्ञया भवितव्यम, अप्रधान अंत्यत्व होते हुए भी इत संज्ञा होनी ही चाहिए। इत संज्ञया भवितव्यम माने इत संज्ञा होनी ही चाहिए। उपदेश सामर्थ्यात्, किस कारण से? उपदेश के सामर्थ्य से। अन्यथा ही तदुपदेश वैयर्थ्यम स्यात्, नहीं तो अगर इत संज्ञा नहीं होगी तो नकार पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। अन्यथा ही तदुपदेश वैयर्थ्यम स्यात्, उसके उपदेश का ही वैयर्थ हो जाएगा। आदिरन्त्येन सहेत इत्यनेन अण इत्येवमादिकाः संज्ञा यथा स्युः इत्येवमर्थो नकारादीनाम् अनुबन्धानाम् उपदेशः। आदिरन्त्येन सहेता, इस सूत्र के द्वारा अण इत्यादि संज्ञाएं जिस प्रकार से हो सके, इत्येवम अर्थो नकारादीनाम् अनुबन्धानाम् उपदेश, इसीलिए नकार आदि अनुबंधों का उपदेश आचार्य ने किया है। अगर नहीं हो पाए ये काम, आदिरन्त्येन संहिता से अनादि संज्ञाएं ना हो पाए, ठीक है, नहीं ही होंगी ना। अगर नकार को अगर हमने अंत्य स्वीकार नहीं किया और अंत्य ना होने के कारण फिर हलंत्यम सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सका, उसकी इत संज्ञा नहीं हुई, और इत संज्ञा नहीं हुई तो फिर आदिरन्त्येन संहिता से अनादि संज्ञाएं निष्पन्न नहीं हो सकी, तो फिर नकार पढ़ना व्यर्थ है ना, उसके उपदेश की वैयर्थता हो जाएगी। इसलिए उपदेश सामर्थ्य से अप्रधान में भी यहाँ पर इत संज्ञा रूप कार्य होगा ही। स च तदर्थो असत्याम इत संज्ञायां न स्याद् इत्यभिप्रायः। स च तदर्थः, सः कः? स कस्य उपदेशः? नकारादीनाम् अनुबन्धानाम् उपदेशः। तदर्थः, तदर्थः इति किमर्थः? अनित्येवमादिकाः संज्ञा यथा स्युः इत्येवमर्थः। पूर्व पंक्ति से ही देखिए अर्थ, ठीक है। स च तदर्थः, वह नकार आदि अनुबंधों का उपदेश तदर्थ है। तदर्थ है माने अनादि संज्ञाएं हो जाएं, इस प्रयोजन के लिए है। असत्यामित संज्ञायाम न स्यात्, और वह जो नकार आदि का उपदेश अनादि संज्ञाओं के लिए है, वो असत्यामित संज्ञायाम न स्यात्, जब तक नकार आदियों की इत संज्ञा नहीं होगी तब तक वो प्रयोजन पूर्ण नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। देखिए यहीं से न्यासकार की उससे देखिए, नकारस्य पूर्वोत्तर वर्णांतः पातित्वात् मध्य भाव। चलो आप में से कोई एक बताएं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और चलो बताओ देवनिधि जी, इसमें से पढ़ पढ़ के एक एक शब्द का अर्थ कीजिए। नकारस्य पूर्वोत्तर वर्णांतः पातित्वात् मध्य भावः। नकारस्य पूर्वतर
पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर वर्णांतः पातित्वात् मध्य भावः। बोल रहे नकार का पूर्वोत्तर पूर्व और उत्तर वर्णों के पतित होने पर वो मध्य पतित होने से वो मध्य भाव है। मध्य भाव है। ना अंत्यत्वात्, ना अंत्यत्व नहीं है। अतः अतः संज्ञया ना भवितव्यम, इसलिए इत संज्ञा नहीं होगी, इसलिए इत संज्ञा नहीं होनी चाहिए। अथापि कथनचित अंत्यत्वम स्यात्, और कोई कहे कि किसी तरह से हम इसका अंत्यत्व मान ले। किस तरह से मन में है कि केवल अ ई उ आदि की दृष्टि से इसका अंत्यत्व हम मान लेंगे। एवमपि वक्ष्यमाणेन न्यायेन अप्रधानत्वात् यथा तत्र अच कार्यम यस्य न भवति, अच कार्यम अस्य न भवति, तथा तथेत संज्ञापि न भवतीति, न भवेदिति यस्य भ्रान्तिः स्यात्। एवमपि वक्ष्यमाणेन न्यायेन। देखिए अभी तक ये बात आई है ना कि जिज्ञासु मन में सोच रहा है कि नकार का तो मध्य भाव है, ठीक है, कि पूर्वोत्तर वर्णों की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य भाव है, अंत्य भाव तो है नहीं, इसलिए इत संज्ञा होनी नहीं चाहिए। और किसी तरह से इसका हम अंत्यत्व मान भी लें, किस तरह से, केवल पूर्व वाले वर्णों की दृष्टि से इसका हम अंत्य भाव मान भी लें तो वो अंत्यत्व कैसा रहेगा, गौण रहेगा, वो प्रधान नहीं रहेगा, अप्रधान अंत्यत्व रहेगा। देव प्रतिज्ञा जी क्यों अप्रधान रहेगा? क्योंकि प्रधान अंत्यत्व देखा जाए तो किसका है, अयुण रेलरिक आदि सारे सूत्र पढ़ दिए, अंत में क्या पढ़ रहे हो, हल। तो अंत्य जो प्रधान अंत्यत्व है यहाँ पे वो तो केवल हल के लकार का है ना, वो सभी वर्णों की दृष्टि से अंत में है। तो प्रधान अंत्यत्व तो केवल किसका है, हल के लकार का है। बाकी जितने भी बीच में नकार ककार आदि पढ़े हुए हैं उन सब का कैसा अंत्यत्व रहेगा, अप्रधान अंत्यत्व रहेगा, गौण अंत्यत्व रहेगा, ठीक है।